नमस्कार साथियों, एक्शन विचार न्यूज़ में आपका स्वागत है। एक्शन विचार द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है स्वास्थ्य जागरूकता मिशन, उसी के संदर्भ में आज हम यहाँ उपस्थित हैं डॉक्टर विनीश जी के पास। और डॉक्टर विनीश जी का रुद्राक्ष हॉस्पिटल एवं आईवीएफ सेंटर, ये इसलिए भी जाना जाता है कि आज प्रदेश में बहुत सारे लोग इलाज को लेकर बहुत महंगी व्यवस्था में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सेवा भाव का काम होता है। हम बहुत सारी चीज़ें आज जानेंगे खुद डॉक्टर विनीश जी से। तो मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर विनीश जी का। तो डॉक्टर विनीश जी, नमस्कार। थोड़ा सा मैं आपका संक्षिप्त परिचय चाहूँगा। मैं विनीश कुमार सिंह, मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। इसके पहले एमबीबीएस की, एमएस की पढ़ाई करने के बाद एमसीएच यूरोलॉजी भी किया हूँ। जी। मैं प्रोफेशन से यूरोलॉजिस्ट के साथ रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन भी हूँ, प्लस एंडोलॉजिस्ट भी हूँ। अच्छा। हाँ। और हाँ, बहुत सही रहा। इसी क्रम में एक बात और थी हमारे दिमाग में, जो हम लोग इस समय देख रहे हैं युवा भावनाओं में, और इस पर बड़ी परेशानियां हैं। बहुत सारे लोगों ने आत्महत्याएं कर ली, बहुत सारे लोगों की शादियां टूट गई। वो है इरेक्शन की प्रॉब्लम। तो उस पर हम चाहते हैं कुछ ऐसा प्रकाश डालें जिससे युवाओं को एक संदेश मिले। होता क्या है कि बहुत सारे युवा गलत भ्रांतियों में, गलत तरह के इलाज में फंसकर, नीम हकीम खते जान में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। तो एक तो उनके अंदर ये भावना है कि हम अपनी बातें किसी से कह नहीं सकते, और वो चर्चा भी किसी से नहीं करते, और मनोभावना ऐसी हो जाती है कि कुंठित स्वभाव के हो जाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? एक्चुअली हम लोगों की जो न्यूक्लियर फैमिली स्ट्रेटजी है, जी। यहीं से इन सब चीज़ों की उत्पन्न हो रही हैं। जी। क्योंकि पहले मामा चाचा ऐसे जनरेशन में होते थे जो कि एक गैप को भरते थे, जो पिता और बेटे के गैप को चाचा और मामा जो सोसाइटी होती थी, ये लोग भरते थे, और उसी में सेक्सुअल एजुकेशन भी होता रहता था। लेकिन चूंकि न्यूक्लियर फैमिली के होने के कारण इन सब लोगों का कट ऑफ हो गया, मतलब रिश्तों का। तो उसकी वजह से जो है अब जो यंग जनरेशन है वो सोशल मीडिया फॉलो करती है, और सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वेस्टर्न कंट्रीज से आ रही हैं, जो फेक होती हैं, और उसको वो मान लेती हैं। और कई सारे नीम हकीम और बहुत सारी दवाएं भी आती हैं जिसका कोई क्वांटिफिकेशन नहीं होता, मतलब नाप तौल से नहीं होती। ये दवा कितनी खानी है, कितनी नहीं खानी है, उसके क्या दुष्प्रभाव होंगे, लोग उसको मोटा मोटा बस मानते हैं कि ये चीज़ होगी, और उसी के एवज में वो सेवन भी ज़्यादा कर लेते हैं, और कुछ प्रैक्टिसेस हैं उसको जो है वो गलत तरीके से करने लगते हैं, और उसके बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं। फिर डिप्रेशन होता है, अगर आप परफॉर्मेंस नहीं रहेगा तो आपके डिप्रेशन के कारण और भी परफॉर्मेंस डिले हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, और आजकल के जनरेशन में मेल्स में एडिक्शन तो है ही पहले से, सिगरेट स्मोकिंग और ओवर टाइम जॉब्स, टेंशन, और अल्कोहल का एडिक्शन है, फिर नारकोटिक्स और तरह की आ गई हैं। तो ये सब युवाओं को काफ़ी परेशान कर रहे हैं, और इसमें जो है ये भी एक डिप्रेशन और कॉज करता है। तो ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल कारण हो गया है, जिससे कि कई बच्चे जो है सुसाइड भी कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए एक प्रॉपर हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ एजुकेशन होना चाहिए, करिकुलम हर मतलब आफ्टर इंटरमीडिएट और एट द टाइम ऑफ 12th के सिलेबस में होना चाहिए। ये जो लोगों में मनोभावना, उनकी हीन भावना बदल जाती है। ऐसा कह रहे हैं कि हीन भावना, मनोभावना, या अपने भीतर की बातों को व्यक्त न कर पाना। तो क्या आप मानते हैं कि अगर वो व्यक्त करें तो इसके सही रास्ते भी हैं? हाँ, रास्ते निकल जाते थे। पहले सोसाइटी सोशल आदमी था, तो इंडियन सोसाइटी में हमेशा जो है न्यूक्लियर फैमिली को कभी एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन अब जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग। तो इसके ही दुष्प्रभाव है, क्योंकि आप किसी से बात नहीं करेंगे, वो चीज़ आपके अंदर रहेगी। आप फादर से डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, मदर से नहीं डायरेक्टली बात कर सकते। न्यूक्लियर फैमिली में 1 से 2 बच्चे होते हैं, कभी एक ही बच्चा होता है, तो वो फिर अपने बड़े भाई से भी कोई बात नहीं कर सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं। ये सेक्सुअल सोसाइटी का जो एजुकेशन था वो एक तरह से ख़त्म हो गया है। अब जो फेक फेक एजुकेशन जो दिखाया जाता है मोबाइल्स पे और सोशल मीडिया में, उसी को वो मानते हैं। ये जो भ्रामक विज्ञापन कह लीजिए, या भ्रामक अश्लील, जैसा भी आप मानो, यूट्यूब वगैरह, ये सारी चीज़ें, इसका जो दुष्प्रभाव है वो मनोविज्ञान पर कैसा असर डालता है? मानो बहुत ज़्यादा आता है,
क्योंकि लोगों को लगता है कि वो एक्सपेक्टेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं और उसके एवज में वो गलत गलत चीज़ों का सेवन करने लगते हैं, जिसका और दुष्प्रभाव होता है। जी। लखनऊ में मैं कई जगह गया और हर जगह एक चर्चा रही कि रुद्राक्ष हॉस्पिटल सेवा भाव के नाम से जाना जाता है। तो मैं जानना चाहता हूँ ये सेवा भाव की भावना आपके अंदर कहाँ से आई? एक्चुअली मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हमारे पिताजी एक टीचर थे और मैं हाई स्कूल के बाद यहाँ लखनऊ आ गया था और हमने अपनी पूरी पढ़ाई खुद अकेले रह के यहाँ पे की है। जी। फिर उसके बाद हमने केजीएमसी से एमबीबीएस भी किया, फिर आगे का एजुकेशन भी यहीं से रह के बेंगलोर तक भी किया। और मैंने देखा जो सरकारी हॉस्पिटल्स है वहाँ पे पेशेंट तो हैं, उचित सुविधा भी हैं, लेकिन पॉपुलेशन एक समस्या है जिसको हैंडल करना एक सरकारी हॉस्पिटल के लिए बहुत ही दिक्कत की बात है। और उससे क्या होते हैं, कई सारे पेशेंट जो है वो सही से इलाज नहीं पा पाते सरकारी हॉस्पिटल में। और ये नया जनरेशन जो आया है 21वीं सदी में, इसमें कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, जिसको आप हर पेशेंट हैंडल नहीं कर पाता है। जी। क्योंकि एक्स्ट्रा चार्जेस जैसे है, कॉफ़ी आप पी रहे हैं, जी। आप कॉफ़ी एक चाय अच्छी पी सकते हैं 10 रुपये में, जी। जी। और किसी आप बड़े मॉल में जाके पीजिएगा तो उसी का 250 रुपये में लगेगा, और एयरपोर्ट भी पीजिएगा तो एयरपोर्ट पर 200 रुपये मिलेगा। तो इसी तरह हेल्थ फैसिलिटी में भी कॉरपोरेट कल्चर आ गया है और इससे जो है पेशेंट को काफ़ी एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। एक्स्ट्रा भी पे और हेल्थ जो है बहुत एसेंशियल है। जी। चाहे कॉफ़ी आप पीजिए ना पीजिए, कपड़े आप अच्छे पहनिए चाहे ना पहनिए, लेकिन हेल्थ फैसिलिटी जो है इट इज़ मोस्ट डिजायर्ड थिंग, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये भावना होना और उसको वास्तव में यथार्थ बना देना, दोनों में एक गैप है। एक व्यक्ति में भावना तो होती है लेकिन यथार्थ पे ले पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये आपके लिए भी बड़ी चुनौती रही होगी। बहुत चुनौती रही हॉस्पिटल थी। खोलना। मैं 2017 में जब मैं यहाँ आया था तो काफ़ी चुनौती, 5 साल मुझे लग गए। फिर धीरे धीरे मैं 2023 में दिसंबर में इस संस्था का स्थापना किया हूँ। और उसके बाद फिर और भी जो भी हो सके, जैसे गवर्नमेंट की जो सेवाएं हैं, जैसे आयुष्मान, और भी जो सेवाएं मिल सकती हैं जो गवर्नमेंट्स के एनजीओ की तरफ से मिल सकती हैं, उन सब चीज़ों को अपने संस्था से जोड़ना, ये सब में भी काफ़ी समय लगा हमें। लेकिन हम धीरे धीरे कार्यरत हैं और हम चाहते हैं कि सारी जितनी भी चीपेस्ट हेल्थ प्रोवाइड कर सकें हम, तो वो करें। आपकी धर्मपत्नी भी आपका साथ देती हैं? और हाँ, हमारी धर्मपत्नी भी साथ देती हैं, वो भी पेशे से डॉक्टर ही हैं। वो एमएस गायनी है, वो भी केजीएमसी की ही हैं और वो भी इसी सेवा भाव से काम करती हैं। तो उसमें यहाँ पे हमारे गायनी से रिलेटेड जो महिलाओं के उपचार के सारे तरीके यहाँ पे हैं। आईवीएफ सेंटर भी है और आईवीएफ सेंटर भी हमारा बहुत सस्ते दर पे ही होता है, उसमें हम लोग ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते हैं। और मैं तो कहूँगा पूरे लखनऊ में क्या पूरे इंडिया में सबसे सस्ते नहीं, ये ख्याति तो आपको मिली है, आपकी प्रसिद्धि भी है और लोगों का जुड़ाव भी आपके प्रति इसी तरीके से है, सद्भावना के साथ, कि आप जो भी काम करते हैं या जो भी आपने सेवा दिया उससे लोग काफ़ी खुश हैं और उनके जीवन में भी इसका अच्छा असर रहा है। अब मैं थोड़ा सा आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि ये जो आज की डेट में ये यूरोलॉजी को लेकर विभिन्न प्रकार की परेशानियाँ हैं, पथरी को लेकर परेशानियाँ हैं, और इसका देखा जाए तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस प्रोफेशन में इसका लाभ उठाते हैं। हो सकता है कि उसे ऑपरेशन करने की आवश्यकता ना हो तो भी ऑपरेट कर देते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कई तरह की बीमारियां हैं, जैसे स्टोन डिजीज़ बहुत ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि जो हम लोग का वाटर लेवल है वो काफ़ी नीचे चला गया, जिसकी वजह से कई सारे अम्ल भी आते हैं। ऊपर से वो फिल्टर्ड पानी जो होता है उसमें भी कई सारे अम्ल बाहर हो जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। इन्हीं सबों का डिस्प्रोपोर्शनेट होने से हमारे स्टोन बनने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। और स्टोन का ट्रीटमेंट बहुत तरीके से है। एक तो मेडिकल भी है, जिसमें कि दवाओं से भी उसको निकलने का सहारा दिया जाता है। दूसरा स्पॉन्टेनियस भी निकल सकता है वो। तीसरा है कि आपका सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है वो हम बड़े स्टोन के लिए और जिससे कि गुर्दे को नुकसान पहुंच रहा है उसी के लिए करते हैं। अगर छोटे स्टोन हैं तो मेडिकल तरीके से भी निकल जाते हैं, मतलब दवाइयों से भी निकल जाते हैं, और कुछ तो बिना दवाइयों के भी निकल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है पेशेंट जब आता है तो
आप सब इस नतीजे पे पहुँचते होंगे कि शुरुआती अगर ये आ जाता तो शायद जो है इसको ऐसे पेशेंट हमारे पास बहुत आते हैं जो आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और कई तरह की पद्धतियों को मानते हुए कई सालों से इलाज कर रहे होते हैं। और कभी कभी देखा ये गया है कि छोटे छोटे स्टोन, 1-1 सेंटीमीटर के स्टोन के कारण पूरा गुर्दा खराब हो जाता है। जी। और कई तो ऐसे पेशेंट आए जिनमें दोनों गुर्दे में छोटे छोटे स्टोन होने के कारण दोनों गुर्दे खराब हो गए। उसको हम लोग फिर क्रोनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं, फिर डायलिसिस का सहारा लेना पड़ता है। और अगर वही समय सही समय पे अगर शायद आ जाता तो उसके दोनों गुर्दे बच सकते थे। ये बच्चों में भी इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, उनको यूरिन में जलन होना, और ये क्या कारण होता है? एक्चुअली बच्चों में कई तो कंजेनाइटल डिजीजेस होती हैं, जैसे प्यूजे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व है। ये बहुत इंसिडेंस तो इसका काफ़ी कम है, मतलब कई लाखों में एक बच्चे को होता है, लेकिन वो बच्चा भी बचाया जा सकता है अगर उसको पहले दिखाया जाए। और बच्चों में यूटीआई नॉर्मली होती नहीं, अगर होती है तो ज़रूर कुछ न कुछ पैथोलॉजिकल कॉजेज़ होंगे, मतलब या तो कोई कंजेनाइटल डिजीज़ होगी। तो इसको अनदेखा ना किया जाए और तुरंत ही किसी यूरोलॉजिस्ट को दिखाया जाए। ये पानी में जो आरओ वगैरह है इसके मिनरल निकल जाते हैं, इस वजह से भी स्टोन बनते हैं? हाँ, जिससे कि कई सारे स्टोन जो है इसलिए भी बनते हैं कि मिनरल निकल जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के जो किडनी है वो कई मिनरल को फेंकती भी है और कई मिनरल को वापस इनटेक भी करती है। और कई मिनरल्स जो है अम्ल बना देते हैं, जो कि हमारे फीकल मैटर के थ्रू बाहर भी निकल जाते हैं। तो इन सब चीज़ों में डिस्प्रोपोर्शनेट थिंग्स हो रही हैं कि कई चीज़ों का अम्ल ज़्यादा बढ़ जा रहा है और उसके अनुपात में वो दूसरा अम्ल नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि वो मिश्रण बना सके। तो ये कारण भी होता है, लेकिन अभी इसमें खोज जारी है। एग्जैक्ट तो अभी मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ ये सब कारण है। पहले के ज़माने में इतने स्टोन नहीं बनते थे। जैसे जैसे हम लोग का वाटर जो है लेवल नीचे जा रहा है और वो पानी हम लोग पीना स्टार्ट किए हैं, जो कि हमें नहीं पीना चाहिए। तो पानी के लिए तो एक समस्या ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पानी भी एक कारण है स्टोन का? हाँ, स्टोन का कारण। और ये जो शहरी वातावरण बना है जहाँ पर लोग आरओ का इस्तेमाल करते हैं, उनको ये मानना होता है कि आरओ से हमारे जीवन में बड़ा इफेक्ट आएगा। तो क्या आपको लगता है कि ये वास्तव में सही है? नहीं, अभी तो कोई निष्कर्ष इस तरह की स्टडी अभी हुई नहीं है। जी जी जी। लेकिन हाँ, आगे चल के मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ कारण तो है। तो पानी भी एक कारण है जिसकी वजह से स्टोन को आप कह सकते हैं कि बहुत मात्रा में बन रहा है। दूसरा ये है कि मौसम जो है ये क्या प्रभाव डालता है? मौसम प्रभाव डालता है, क्योंकि ग्रीष्म काल में क्या होता है, हम लोग का पसीना काफ़ी ज़्यादा निकलता है। उस अनुपात में हमें पानी लेना पड़ता है। लेकिन इस चीज़ को हर आदमी इस चीज़ को अनदेखा कर देता है, जिसके कारण जो है हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन में रहती है। तो एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एक क्राइटेरिया होता है कि अगर 1 चम्मच चीनी आप 1 गिलास पानी में मिलाएं तो आपको थोड़ा मीठा लगेगा, और अगर 1 बाल्टी में मिलाएंगे तो आपको बिल्कुल मीठा नहीं लगेगा। उसी तरह का इसमें भी है। अगर अम्ल जो है आपका पानी 1 बाल्टी से अगर 1 गिलास में आ गया तो वो थोड़ा तो अम्ल बनाएगा ही, जो कि वो डिपॉजिट हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं कैलकुलस, जो स्टोन कहा जाता है। अच्छा, ये जो उम्र है, एक उम्र के बाद आज ये बड़ी समस्या आ गई, जैसे आपको तो 40 से 50 साल की उम्र के उपरांत ये देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों में इस तरीके की परेशानियाँ हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मेल्स और फीमेल्स दोनों में देखा गया है, आदमी और औरत में। आदमियों में समस्या पेशाब वाली ज़्यादा होती है, क्योंकि मनुष्य आदमियों में एक ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड, उसका बढ़ जाना होता है 50 के बाद। वो ग्रो कर जाती है, क्योंकि कुछ रिसेप्टर की सेंसिटिविटी खराब हो जाती है, उसकी वजह से उसकी साइज बढ़ती है। और वो चूँकि मूत्राशय की नली में होता है तो वो रुकावट पैदा करता है। इसमें भी 2 तरीके की डिजीज़ होती है। एक होती है बेनाइन, जो कैंसर नहीं होती है, और एक होती है जो कैंसर भी हो सकती है। तो ये दोनों कारण हो सकते हैं। चूँकि इंडिया में अभी प्रेवलेंस ये नहीं है कि हम लोग जो है सीरम पीएच से एक ब्लड टेस्ट होता है जिससे ये पता किया जा सकता है कि कैंसर के चांसेस हैं कि नहीं है। तो वो टेस्ट जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जो अमेरिका और यूरोप की तरफ 40 से ऊपर हर आदमी को कराना होता है। लेकिन हेल्थ चेकअप की वजह से, यहाँ पे कंपल्सरी ना होने की वजह से वो चेकअप हो नहीं पाता है। तो इसकी वजह से इस चीज़ का पता नहीं चलता है कि वो बेनाइन डिजीज़ है कि मैलिग्नेंट डिजीज़ है। लेकिन प्रोस्टेट जो है सबसे ज़्यादा कॉमन कारण है मनुष्यों में, जो कि पुरुष हैं।
और महिलाओं में क्या होता है कि मेनोपॉज हो जाता है, तो उनकी स्किन में और लोकल एरिया में जो बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे सपोर्टिव बैक्टीरिया है, उनकी कमी के कारण यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है वो काफ़ी बढ़ जाता कई बार ऐसा देखा जाता है कि मान लो थोड़ा-सा जलन हुई यूरिन में, है। तो लोगों को लगता है कि बहुत बड़ी बीमारी हो गई और उसी के चक्कर में वो अलग तरीके के डॉक्टरों के पास चले जाते हैं, डॉक्टर कह लीजिए या जो भी कह लीजिए। और कुछ ऐसे एंटीबायोटिक जो देखा जाए तो इन्फेक्शन मामूली इन्फेक्शन है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक आ गई या कोई ऐसी चीज़ें आ गई जो बाद में किडनी के लिए बहुत नुकसान डैमेज कर देती है। तो एक तो यूटीआई जो है ऐसे ही किडनी को डैमेज कर सकती है अगर सही समय पे उसका इलाज ना हुआ, जी, क्योंकि ये पूरा रास्ता जो है किडनी से आता है, पेशाब। जी, जी। तो एक रास्ता तो है, हुँ, जैसे एक रास्ता है जिसका एंड किडनी है जी, और मूत्राशय की टिप जो है वो आपका समझ लीजिए कि एक रास्ता का एक मुहाना है। अगर इन्फेक्शन इस रास्ते में कहीं भी हो तो वो अंदर तक किडनी के डैमेज कर सकती है, जिसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहा जाता है। जी, जी। तो उस कंडीशन में भी किडनी खराब हो सकती है। दूसरी चीज़ है कि मेडिसिन का ओवर यूज़ जो कि आजकल हो गया है, तो मेडिसिन का ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए। यूरिन कल्चर हमें कराना चाहिए, पेशाब की जांच, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि कौन सी एंटीबायोटिक ठीक है और वो कितनी चलानी है, वो भी रिपीट यूरिन रूटीन कल्चर करा के हमें डिसाइड करना पड़ता है। कभी-कभी 7 दिन में भी सही हो सकता है, कभी-कभी 21 दिन तक भी हमें दवा देनी पड़ती है। ऐसे लोग जो सीधे मेडिकल स्टोर चले जाते हैं हाँ, और वो उसमें गलत है। वो एक्चुअली गलत इसलिए है क्योंकि उसमें आपके पैसे भी बर्बाद होते हैं जी, और ड्रग का ओवर यूज़ भी हो जाता है। जी। जो आपको नहीं भी लेना है, वो भी आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। आपका ये मानना है कि जो लोग डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से अपने मनपसंद की दवाएँ या कह लीजिए किसी की सलाह पे यूँ ही दवा खा लेते हैं, वो जाने-अनजाने में अपनी ज़िंदगी को दाँव पे लगा रहे हैं? हाँ, ये होता है क्योंकि कई सारे ड्रग्स जो हैं वो नेफ्रोटॉक्सिक मानी जाती हैं। हुँ, हुँ। तो उसका अगर आप ओवर यूज़ कर लेंगे, तो वो किडनी भी खराब कर सकती है। दूसरी चीज़ है इसी तरह की मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम में भी है, कई सारे प्रोडक्ट जो है एक जनरल स्टोर पे मिलने लगे हैं हुँ, और उस चीज़ का भी बहुत लोग ओवर यूज़ कर लेते हैं, उससे कि हार्ट अटैक भी हो सकता है यंग जनरेशन में भी। और काफ़ी चीज़ें ड्रग ओवर यूज़ के कारण जो है अंदर की मांसपेशियों में भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। कुछ ऐसी चंद बातें जिससे लोग डायलिसिस पे ना जाएँ या किडनी से संबंधित रोगों से बच जाएँ? रेगुलर हेल्थ चेकअप जो कि अभी हम लोग के यहाँ इंडिया में नहीं प्रचलित है, हुँ, चाहे वो किसी भी, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे गवर्नमेंट की कंपनी हो, ये ज़रूरी है। मतलब और ख़ासकर 40 साल के बाद तो अवश्य ज़रूरी है। हर 6 महीने में, 1 साल में जब भी आपको एक अल्ट्रासाउंड और बेसिक इन्वेस्टिगेशन, होल बॉडी चेकअप की ज़रूरत नहीं, केवल बेसिक इन्वेस्टिगेशन, जिससे कि आपको किडनी जो एसेंशियल ऑर्गन है हमारे, किडनी, लीवर, इन सबों का जाँच करके उस चीज़ को पता बेसिक लगाया जाँच जाए। में जैसे कौन-कौन सी चीज़ें करा ली जाए वैसे? देखिए, एक तो कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, उससे आपको अनीमिया के बारे में पता चल सकता है, इन्फेक्शन के बारे में पता चल सकता है। दूसरा होता है किडनी फंक्शन टेस्ट, जिससे कि किडनी के बारे में आपको सारी चीज़ें पता चल सकती हैं। एलएफटी होता है, लिवर फंक्शन टेस्ट, उससे भी पता चल सकता है। अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन जो है वो आपके, क्योंकि हमारे एसेंशियल ऑर्गन में लीवर, किडनी हुँ, सारे एब्डोमेन में ही है, पैंक्रियाज है, जिससे कि डायबिटीज़ भी होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको एक अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन से भी पता चल सकता है। तो आपको रोज़ नहीं कराना है, लेकिन हाँ, साल 2 साल में तो एक बार आफ्टर 40 करा लेना चाहिए। ये शुगर पेशेंट जो ब्लड प्रेशर पेशेंट हैं, हुँ। इनको किस तरह का सलाह देना चाहेंगे आप? ब्लड प्रेशर और शुगर ये दोनों जो है हानिकारक हैं। ये पूरे बॉडी को ही एक तरह से दीमक की तरह चाट जाते हैं और इसमें सबसे पहले जो है वो चाटते हैं तो किडनी को चाटते हैं। जी, जी, जी। क्योंकि किडनी की डिजीजेज डायबिटिक और हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी होती है, तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और अगर डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन को कंट्रोल किया जाए तो आपकी किडनी स्वस्थ रहेगी। क्योंकि सबसे अगर बड़ी बीमारी जो आजकल बढ़ रही है वो किडनी की डिजीजेज बढ़ रहे हैं। ये जो किडनी से संबंधित बीमारियाँ हैं और आपने उसके लिए एक बहुत अच्छी बात बताई कि पहले से अगर हम जागरूक हैं हुँ, और हेल्थ चेकअप करा रहे हैं, तो हेल्थ चेकअप के लिए कोई ज़रूरी तो है नहीं कि गवर्नमेंट एडवाइस करे। आप स्वतः भी तो करा ही सकते हैं करा सकते हैं। और अभी ये तक इंडिया में तो करा ही सकते हैं। जी, जी। तो जब स्वतः करा सकते हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर कि लोग स्वतः स्वयं से कराना चाहिए किसी की एडवाइस हाँ, नहीं? स्वयं से कराना चाहिए, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, हाँ। जिसमें आपको होल बॉडी चेकअप में एमआरआई तक करा देते हैं। ओह हो! तो आप ओवर एक्सपेंसेस में ना फँसें, जी, जी। इसलिए आपको किसी न किसी डॉक्टर की परामर्श की ज़रूरत होती है, जो कि एजुकेटेड हो
और डॉक्टर हो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। एक फिर से वापस एक मूल सवाल पर लौटते हैं, क्योंकि ये बहुत मतलब पूरे देश में युवाओं में बहुत इस तरीके की भ्रांतियाँ, परेशानियाँ और हम ये मानते हैं तनाव, सारी चीज़ें हैं। जो हमने पहला प्रश्न उठाया था इरेक्शन के लिए, इनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? अभी तो आपने दिया भी है, फिर से मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसी बातें आप अवश्य कहें। हाँ, एक तो युवाओं को नशे से बहुत दूर रहना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है एजुकेशन जो है, जो बुक्स में लिखी है उस पर ज़्यादा रिलाई करें, ना कि किसी प्रचार में और ना कि सोशल मीडिया पे और ना ही किसी वीडियो से। आपको अगर करना है तो उसके ऑथेंटिकेशन को आप बुक्स में पढ़ें। बुक्स में कोई चीज़ गलत नहीं लिखी है, आप चाहे कोई भी बुक्स उठा लें। तीसरी चीज़, संगत का असर तो बहुत ज़्यादा है, संगत अच्छी रखें। चौथी चीज़ जो है एक सोशल लाइफ, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप मतलब अपने माता पिता से चाहे घर से जितना कट के रहेंगे उतना ज़्यादा आपको ये सारी चीज़ें परेशानियों को झेलना पड़ेगा। और चर्चा भी अगर करनी है तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो एक अच्छे विशेषज्ञ के साथ चर्चा कर सकते हैं और उस चर्चा से शायद आपकी लाइफ भी बच जाए। बिल्कुल। तो ये तो हमें लगता है कि इस तरह का संदेश लोगों में व्याप्त होना चाहिए कि चर्चा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अंदर से आप किसी तरीके से इस तरह की भावनाओं से ग्रसित नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल नहीं, ऐसा होने से कोई मेरी मर्दानगी को चेतावनी देगा, कुछ ऐसा है? नहीं, सब चीज़ का ट्रीटमेंट है। इसमें कई आधी चीज़ें तो साइकोजेनिक होती है जो कि साइकोलॉजिकल ही हो जाती है, तो उसमें तो केवल प्रॉपर काउंसलिंग से ही पेशेंट ठीक हो जाता है। और कई चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि समावेश दोनों लोगों का होना चाहिए, पुरुष और महिला दोनों का, और उसमें अगर आपको सोशल एजुकेशन किसी को ज़्यादा है किसी को कम है तो उससे भी कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। तो आधी चीज़ें तो 50%, मोर देन 50% इसी से सॉल्व हो जाती हैं, और बाकी 20 to 30% जो है वो आपकी मेडिसिन जो है इसके लिए है, और प्रॉपर डोज में की जाए तो सब चीज़ सही। सर्जरी भी कोई माध्यम बन गया है? सर्जरी भी है, 10 से 20% में सर्जरी भी करनी पड़ती है, लेकिन वो तभी करते हैं जब हम देखते हैं कि किसी चीज़ से कोई फायदा नहीं हो पा रहा। जी। एक सवाल जो लोगों के मन में है वो इस तरीके का है कि यूरो और नेफ्रो दोनों के बीच में ऐसा क्या अंतर है और उनको कहाँ जाना चाहिए? यूरो में कब जाना चाहिए और नेफ्रो में कब जाना चाहिए? देखिए, यूरो और नेफ्रो जो है एक्चुअली पहले तो एक ही ब्रांच होती थी, लेकिन अब जो है ये 2 ब्रांचेज हो गई हैं। जो सर्जिकल ब्रांच है उसको यूरोलॉजी कहते हैं, और जो मेडिसिनल ब्रांच है उसको नेफ्रोलॉजी कहते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, लेकिन हाँ, बेसिक डिजीजेज जैसे कि प्रोस्टेट की डिजीज है, और चाहे प्रोस्टेट कैंसर की डिजीज है या फिर यूटीआई है, ये सारी चीज़ें जो है यूरोलॉजिस्ट ही हैंडल करते हैं। किडनी का जहाँ तक मामला आता है तो वो जो है जैसे कि डायबिटिक की नेफ्रोपैथी है, हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी है या फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ये सारी चीज़ें जो है नेफ्रोलॉजिस्ट ही अच्छा देखेंगे। अच्छा। और बेसिकली जनरल फिजिशियन और जनरल सर्जन इस चीज़ को ना हैंडल करें, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि मेडिसिन तो आ गई है मार्केट में और उसका ओवर यूज जो है फिजिशियन भी कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि केवल प्रोस्टेट एक डिजीज़ नहीं है, उसके साथ जो है ब्लैडर एक बहुत एसेंशियल ऑर्गन होता है जिसके बारे में कोई भी फिजिशियन नहीं सोचता है, तो वो केवल यूरोलॉजिस्ट ही सोचता है। और ब्लैडर एक एसेंशियल ऑर्गन इसलिए है क्योंकि वो कनेक्टिंग लिंक है किडनी और प्रोस्टेट के बीच में। तो अगर वो खराब हो गया तो आपका सारा पैरामीटर ही खराब हो गया। तो कई बार मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो कि 8-8 साल से प्रोस्टेट की मेडिसिन ले रहे हैं और उनका ब्लैडर हो गया खराब, अब उसकी वजह से दोनों गुर्दे भी हो गए खराब। तो ये बहुत ज़्यादा वो है, तो इसलिए आप रोज ना दिखाएं, लेकिन हाँ साल भर में एक बार यूरोलॉजिस्ट को तो जरूर दिखाएं। तो ये भी एक सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ, सावधानी बहुत। तो अब पुनः कुछ अगर चंद बातें एक्शन विचार न्यूज़ से लेकर जो हम लोगों का जागरूक मिशन चल रहा है कहना चाहें तो कह सकते हैं? नहीं, आपका बहुत अच्छा मिशन चल रहा है ये हेल्थ के लिए, और मैं चाहूँगा इस तरह के सारे डॉक्टर्स जो है केवल हमारे ब्रांच के नहीं, इसके अलावा भी किसी और ब्रांच के भी डॉक्टर अपनी अपनी चीज़ों को रखें, जिससे समाज में एक जागरूकता फैलाई जाए और काफ़ी बीमारियों से निवारण मिल सके। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज एक्शन विचार न्यूज़ की ओर से, और आपने अपना कीमती समय दिया, साथ में हमारे बहुत सारे दर्शकों को आपने जागरूक किया, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।